बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भगवान परशुराम की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बजरंग बली की, सालासर वाले बालाजी की, खाटू श्याम की, मेहंदीपुर वाले बालाजी की, श्रीनाथ जी के और बंसी वारे की, गिरिराज धरण की, आप सभी की आज के इस परम परशुराम ज्ञानपीठ उद्घाटन के अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी वन एवं पर्यावरण मंत्री भाई संजय शर्मा जी, हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ नेता रायपुर छत्तीसगढ़ से लगातार विधायक रहे भाई सत्यनारायण शर्मा जी, विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा जी, विप्र फाउंडेशन के समन्वयक जिनको अभी आप सुन रहे थे भाई सुशील ओझा जी, पूर्व सांसद रामचरण बोरा जी, विधायक गोपाल शर्मा जी, जेठानंद जी व्यास साहब विधायक ताराचंद सारस्वत जी, विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी, हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष भाई मुकेश आदित्य जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवारी लाल सोती जी, परशुराम विकास मंडल महाराष्ट्र के कैप्टन आशीष दामोले जी, पूर्व अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा जी, वरिष्ठ नेता हरियाणा जितेंद्र भारद्वाज जी, अध्यक्ष राजस्थान फाउंडेशन आसाम श्री रतन शर्मा जी, अध्यक्ष महर्षि परशुराम विकास भवन दिल्ली श्री बाबूलाल पारीक जी, राष्ट्रीय मंत्री विप्र फाउंडेशन परमेश्वर जी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कंडल जी, अध्यक्ष निर्माण समिति सत्यनारायण श्रीमाली जी, पूर्व आईपीएस हरिप्रसाद शर्मा जी, पूर्व डीजीपी ओमेंद्र भारद्वाज जी, पंडित केदार शर्मा जी, और हमारे संत जो गायन कर रहे हैं बहुत देर से, जो राष्ट्रभक्ति के गीत गाते हैं, ऐसे प्रकाश दास जी महाराज, और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विप्र फाउंडेशन को कि उन्होंने एक अच्छा परशुराम ज्ञानपीठ बना करके तैयार किया, क्योंकि आवश्यकता है हमारे उन युवाओं को जिनके मन में कुछ करने की होती है, लेकिन कई समस्या इस तरह की होती है, घर की परिस्थिति होती है, परिवार आर्थिक परिस्थितियों से जूझा हुआ होता है, वो जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं वो उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विप्र फाउंडेशन को, कैसे उन गरीब बच्चों के लिए, ऐसी उन बहनों के लिए एक संस्था का निर्माण करके उनके भविष्य की चिंता करने का काम किया है। क्योंकि भगवान परशुराम सिखाते हैं कि सत्य, न्याय और शक्ति, इन सभी का मेल होता है, और उन्होंने कहा है कि जीवन में कुछ करने के लिए कर्म की भी आवश्यकता है, लेकिन कर्म के साथ साथ साधन की भी आवश्यकता है। इसलिए इन्होंने साधन की जो व्यवस्था की है,
इसलिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। यह हमारा ज्ञानपीठ ज्ञान का और संस्कार का नया केंद्र भी बनेगा, क्योंकि आज जो हमारा देश है वो हमारे संस्कृति और विचार से चलता है। ये हमारी जो संस्कृति है दुनिया में सबसे अलग संस्कृति है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महंतों ने जो हमें सिखाया है, हमारी जो कला है ये हमसे नहीं है। लोग कहते हैं कि हमने अभी वैज्ञानिकों ने अभी तलाशने का काम किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी क्षेत्र में चले जाइए, हमारे ऋषि और मुनियों ने पहले से ही निर्धारित किया हुआ है। ये हमारी संस्कृति पूरी तरह से उसको काम को लेकर के जो चलती है, उसकी आवश्यकता है कि हम उसको आगे बढ़ाने का काम करें। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, आज का दिन अच्छा दिन है, जो एक अच्छे काम की शुरुआत हुई है। अभी मेरे से सुशील जी कह रहे थे, मैंने कहा हमने कहा है कि राजस्थान का कोई भी वर्ग होगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो अंतिम पायदान पर खड़ा होगा, हमारी सरकार उसके लिए कटिबद्ध है कि उसको आगे बढ़ाने के लिए और उसको आगे पहुंचाने के लिए। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि आप समाज के वो लोग हैं जो सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं, और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, महंतों ने जो छाप छोड़ी है, उन्होंने अपना जो कर्म किया है, और कर्म यह किया है कि जो गरीब है, असहाय है, उसको सहारा देने का काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं, हम समाज के अंदर ऐसे लोगों को देखें, हम ऐसे लोगों की छटनी करें, उनको हम क्या लाभ दे सकते हैं, और ये करते हुए ऐसे संसाधनों का प्रयोग भी करें। मैं एक बात और आपसे कहूंगा कि आज भगवान परशुराम की कृपा से परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं रिसर्च का शुभारंभ हो रहा है। इसमें आपका योगदान क्या है, हम हर व्यक्ति का योगदान उसमें क्या है, इसकी भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि हम उसका योगदान देते हुए इसे और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, हम छोटे स्थानों पर इसका निर्माण कैसे कर सकते हैं। क्या कोई व्यक्ति आपको ऐसा नजर नहीं आता है मेरे गांव में, मेरी ढाणी में, मेरे मोहल्ले में, जिसको आवश्यकता है, और आपके थोड़े से प्यार से, थोड़े से दुलार से, थोड़े से सहयोग से जो वो मन में चाहता है वो बन करके दिखा सकता है, उसका सहयोग करने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है हमारे सनातन संस्कृति, वैदिक ज्ञान का संवर्धन करने की, और अगर उसका हम संवर्धन करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी ये निश्चित रूप से उसका लाभ लेगी। और मैं एक और कहना चाहता हूं, आज दुनिया में कहीं भी चले जाइए, कोई भी धर्म हो, लेकिन सनातन धर्म जो जिस बात को कहता है, और सनातन धर्म और संस्कृति है, वो दुनिया के लोग भी भारत आकर के उसका ज्ञान लेने लगे। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, इसको आगे बढ़ाने का काम भी हमें करना है। संस्कार सेवा की त्रिवेणी है, इसे समाज को दिशा देने का काम भी करना है, और इसके साथ साथ सबका साथ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास होना चाहिए, जिससे कि हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे जिले को, हमारे गांव को हम आगे बढ़ा सकें। हमारी दृढ़ता होनी चाहिए, सनातन धर्म उसका उचित गौरवपूर्ण स्थान दिलाने का कार्य पूरी निष्ठा के साथ हमें करना चाहिए। सनातन धर्म की रक्षा, संरक्षण, संवर्धन सदैव समर्पित होता है। भाइयों बहनों, आज मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको आगे हम कैसे ला सकते हैं, समाज का वो व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उसको कैसे आगे ला सकते हैं। उन्होंने एक निर्धारण किया है, एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद को जो लेकर के चले हैं, उन्होंने कहा कि जो हमारा समाज है वो हमारे शरीर रूपी समाज है। कभी कभी आप देखते हैं, हमेशा ये होता है कि समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है उसको कैसे आगे लाना है। ये हमारी संरचना हमारे शरीर के आधार जैसी है। कभी कभी आप देखते हैं, आप सामने से सांप आता है, आप देखते हैं, आंखें देखती हैं और पैर दौड़ते हैं,
दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं? आंखों को दिखता है कि नहीं दिखता है? कांटा पैर में लगता है और हाथ पहले पहुंच जाता है, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है सहयोग के लिए? यही हमारा समाज है। हमें दिखना चाहिए कि समाज में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको हमें सहयोग करना है, जिसको हमें आगे ले जाना है। यह शरीर रूपी संरचना, यह समाज रूपी संरचना भी है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। मैं आपसे ये और कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा है राजस्थान में हमारी सरकार को 20 महीने हुए हैं, लेकिन 20 महीने हुए, 20 महीने में आपने देखा होगा जब हम आए थे राजस्थान की जनता से जो हमने संकल्प दिया था, उस संकल्प के साथ आए थे। जो हमने संकल्प पत्र में वायदा किया था, हमने कहा एक एक वायदे को पूरा करेंगे। अभी सुशील जी कह रहे थे कि आपने इतने बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने जब राजस्थान की जब हमारी सरकार आई थी, हमने नक्शा बनाया था, हमने ये बनाया, सोचा था, हमारे मंत्रिमंडल ने सोचा, सबने सोचा, हमारे पार्टी के वरिष्ठों ने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, राजस्थान का विकास कैसे संभव है। सबसे पहले हमें आवश्यकता थी, राजस्थान के लिए पानी की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण लगी, क्योंकि राजस्थान में हमेशा अगर कमी रहती है तो वो पानी की रहती है। हमारे ऐसे कई लोग हैं जो मेरे को, जब मैं गुजरात जाता हूं, महाराष्ट्र जाता हूं, तेलंगाना जाता हूं, बंगाल जाता हूं, तो मेरे को लगता है वो लोग जो यहां से छोड़ करके गए, वो कहीं ना कहीं किसी पीड़ा से छोड़ करके गए। उनको कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी, राजस्थान में बारिश कम होती थी। हमने कहा सबसे पहले हम पानी के क्षेत्र में काम करेंगे, और आपने देखा लगातार हमारी ERCP की योजना हो, हमारा यमुना समझौता हो, चाहे हमारा इंदिरा गांधी गंगा नहर के लिए हमने 4,500 करोड़ रुपए दिया हो, चाहे हमारी देवास स्कीम है, उदयपुर की जो आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ आता था, आधा काम आ जाता था, आधा काम नहीं आता था, उसमें भी हमने काम प्रारंभ किया। टनल और एनीकट बना करके उस पानी को भी लेने का हम काम कर रहे हैं। माई डैम की हमारी परियोजना हो, राणा प्रताप सागर से ब्राह्मणी की नदी से हमारा पानी हमें बीसलपुर में लाना हो, इन सारे विषयों को लेकर के काम किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से उन सभी प्रवासी राजस्थानी भाइयों को कि उन्होंने अभी दिल खोल के काम किया और उन्होंने सहयोग देने का वायदा किया। उन्होंने कहा राजस्थान के 40,000 गांव हैं, 40,000 गांव में हम वाटर हार्वेस्टिंग के ट्यूबवेल लगाएंगे जिससे पानी वेस्ट नहीं जाए। और उन्होंने मेरे भाई और बहनों 40,000 गांव में पूरा वाटर ट्यूबवेल लगाने की बात कही है। 1.5 लाख से ऊपर वो लगाने वाले हैं। उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया, सरकार से कोई सहयोग नहीं लिया, उन्होंने अपनी मशीन खरीदी और 6,500 ट्यूबवेल लगा करके अब तक उन्होंने दे दिए। ये उन भाइयों का है जो कर्म भूमि से अपनी मातृभूमि के अंदर काम कर रहे हैं। जब भी मैं जाता हूं कहीं देश के विभिन्न प्रदेशों में जाता हूं तो वो मिलते हैं। कई देशों में जाने का भी मौका मिला है तो वहां भी हमारे प्रवासी भाई मिलते हैं और वे मन खोल करके कहते हैं कि हम राजस्थान के अंदर काम करना चाहते हैं। दूसरा हमारा काम था बिजली के लिए, लगातार हमने बिजली के लिए प्रयास किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कहा है किसान भाइयों को कि 2027 तक हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। और आज भी आपके साथ वादा करता हूं, किसान हमारा अन्नदाता नहीं बिजली दाता भी बनेगा। हमारा प्रदेश बिजली खरीदने वाला नहीं बिजली बेचने वाला प्रदेश बनेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लगातार हमारे काम हो रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस काम के लिए हम कहते हैं, राजस्थान के लिए निश्चित रूप से वो तैयार रहते हैं। हर काम के लिए वो तैयार रहते हैं और कहते हैं कि करिए आप, और लगातार हम काम कर रहे हैं। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम उद्योग के क्षेत्र में बात करें, मेरे से कहा था मेरे साथियों ने, कई लोगों ने कहा, अधिकारियों ने भी कहा कि आप पहले साल में राजस्थान कर रहे हैं, लोग तो सरकार के अंतिम साल में करते थे। मैंने कहा हमारी काम करने की इच्छा है इसलिए पहली साल कर रहे हैं। और आपने देखा 33 लाख करोड़ रुपए के MOU हमारे हुए हैं। 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के नीचे आ गए, जब धरती पर आ गए, जमीन पर आ गए, आने वाले इसी महीने में
और आ जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी इस महीने आने वाले हैं, उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि अब तक हमने कितने कर दिए, वो भी उसमें आ जाएंगे, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले। तीसरा, हमने कहा था कि हम हमारे युवाओं को 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, आपने देख लिया, क्योंकि पिछला बजट हमारा जुलाई के अंदर आया था और यह घोषणा मैंने जुलाई में की थी कि इस साल 1 लाख नौकरी देंगे। अब भाई अगस्त सितंबर आया है, सितंबर प्रारंभ हुआ है, 75,000 दे दी, इस महीने और आ जाएंगे। चिंता मत करिए, हमने कहा 1 साल में 1 लाख, तो 1 लाख देने का वायदा किया, 1 लाख नौकरी देंगे। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने कहा कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे तो देंगे, इसमें कोई हिचक करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मैं मेरे युवा भाई बहनों से कहता हूं, आप आगे आइए, पढ़िए, मेहनत करिए, हमने जो वायदा किया उसको पूरा करेंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना भी आपसे कहूंगा कि हमने ये भी कहा था युवाओं से, क्योंकि पहले 5 वर्ष में पेपर लीक होते थे, पिता कहता था बेटे से कि मेरे को क्या फायदा है, आपका नंबर नहीं आता है। पिता कहता था बेटे से और बेटा कहता था, उसको विश्वास दिलाता था, पिताजी चिंता मत करिए, अब की बार और पढ़ा दीजिए, अब की बार और पढ़ा दीजिए, मैं नंबर लेकर के आऊंगा। पिताजी भी विश्वास करते थे और बेटा भी विश्वास दिलाता था। लेकिन जब पेपर रिजल्ट आता था तो पेपर लीक हो जाता था, पिता भी रोते थे और पुत्र भी रोता था कि मैंने इतनी मेहनत की, मेरा नंबर नहीं आया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो कहा है कि एक भी पेपर लीक नहीं होगा, और जो पेपर लीक से जो दंश झेला है युवाओं ने, उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये हमने कहा है और ये करके भी हम दिखाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज आप पर भरोसा करता है और भरोसा करता है, आप नेतृत्व करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारे सामाजिक सरोकार के कार्य हैं उनको आप करिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजनीति के कार्य भी करते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों की प्रायोरिटी भी हमारी है। आपने देखा था जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का विजन लाल किले से उठाया था तो कई लोग हंसते थे, यह क्या कार्यक्रम लिया है, लेकिन स्वच्छता का डंका आज पूरे देश के अंदर गूंज रहा है। और स्वच्छता से, अगर स्वच्छता होगी तो स्वस्थ भी रहेंगे। दूसरा विजन उन्होंने लिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया था। हमारे समाज के अंदर लिंग अनुपात में कितनी कमी आ गई थी, समाज में कुरीतियां उससे आती हैं, समाज में बेमनस्ता पैदा होती है, लेकिन वहां से नारा लगा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी काम किया तो समाज में आज संतुलन आने लगा, लगभग बराबर का संतुलन आ गया। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक बात जरूर मैं आपसे और कहना चाहूंगा, वो हमें आप भी मिसाल बनना है। उन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम ये अभियान चलाया। आज हम कह सकते हैं हमारे वन मंत्री जी बैठे हैं, पिछली बार हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था, हमने 7 करोड़ 55 लाख पौधे लगाए थे और इस बार हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया। हम 11 करोड़ पौधे से 11 करोड़ 25 लाख पौधे हमने लगाए हैं, क्योंकि हम पर्यावरण का ध्यान रखते हैं। यह आवश्यक है, यह आवश्यक है पर्यावरण, इसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। और आपसे भी मेरे भाई और बहनों मैं कहना चाहता हूं कि एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। हम सबके जीवन में मां का बहुत बड़ा महत्व है। जो माता का महत्व समझते हैं निश्चित रूप से एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे। वो एक पेड़ मां के नाम कहना है, लेकिन जहां आपको आवश्यकता हो, जहां आप जाएं वहां लगाएं, मां की स्मृतियों को सजोएं, तो हमारा पर्यावरण भी बचेगा। और मां की जो धरोहर है, जिस वृक्ष को आप लगा रहे हैं,
आने वाले समय में वो कितनों का आसरा बनेगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे भाइयों, मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने जो जिस भरोसे के साथ राजस्थान के अंदर सरकार बनाई थी, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि उस भरोसे को किसी कीमत पर नहीं तोड़ेंगे, उस भरोसे के साथ काम करेंगे। और यह भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी क्षेत्र में हमारे सरकार का काम अग्रणी रहेगा। किसी भी उसमें आपको कहने की यह गुंजाइश नहीं मिलेगी कि आपने इस क्षेत्र में काम नहीं किया, क्योंकि हम काम करते हैं किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, इसमें सभी समाहित होते हैं। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और किसान के दर्द को हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए लगातार किसान के लिए काम कर रहे हैं। एक बात और मैं कहूंगा, अभी मैं आज गौ महाकुंभ में होकर के आया था, यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मेरे भाइयों, आपने देखा होगा हमारी माता बहनें बैठी हैं, सबसे पहले अगर घर में पहली रोटी बनती थी तो वो मेरी गाय माता के लिए बनती थी। पहली रोटी बनती थी, गाय माता के लिए बनती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो छूट रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले तो रोटी बनती थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी गाय को पालने का, गौशाला में सहयोग करने का काम हम सबको, आपको करना चाहिए। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आपने देखा हो गौशालाओं के लिए, जब हमसे कहा कि आपको गौशालाओं के लिए अनुदान बढ़ाना है, हमने 34 रुपए से सीधा 50 रुपए किया, जिससे हमारी गौशाला, हमारी गांव का ठीक प्रकार से उनका पेट भर सके। बच्चे के लिए जो 17 रुपए था, उसको करके हमने 25 रुपए किया, जिससे उसके बच्चे का भी पेट भर सके। मैं आपसे इन सामाजिक सरोकार के जो हमारे काम हैं, इनको करने के लिए आपको आग्रह करता हूं, और वो इसलिए कर रहा हूं कि आप जो करते हैं लोग आपको देखते हैं, और जब लोग देखते हैं तो उनका मन मानस बदलता है, वो भी करते हैं। इसलिए आपसे आह्वान करना चाहता हूं। अंत में एक बात मैं कहूंगा आपसे, कभी कभी दिए तले अंधेरा होता है, और दिए तले अंधेरा यह होता है कि हमारी आवश्यकताओं के कारण भागम भाग की जिंदगी में हम कुछ देख नहीं पाते। लेकिन एक बात जरूर आपको देखनी होगी, जो मैंने कहा कि आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके अपार्टमेंट में कोई भी ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको आवश्यकता है केंद्र और राज्य की सरकार की स्कीम की, तो उसको लाभ दिलाना है। कहां मेरी बूढ़ी मां बिना दवाई के परेशान हो रही है, कहां मेरी वो दिव्यांग बहन जिसको आवश्यकता है काम की, कहां मेरा ऐसा बेरोजगार भाई जो पढ़ लिख करके बैठा है। क्योंकि हम ये भी कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हम निजी क्षेत्र में नौकरी देने का काम करेंगे। हमने कई योजनाएं इस तरह की निकाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना, मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना, इनके माध्यम से उसका कैसे सहारा बने। हम अगर उनको देखेंगे और उनका कोई भी योजना से उसको जोड़ने का काम करेंगे, तो जीवन भर वो आपके गुण गाएगा। लेकिन हमें क्या होता है कि हम पहली जो हमारी संस्कृति थी, आपने देखा था, परिवार में 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई होते थे। उन भाइयों में कोई भी कमजोर भी होता था, लेकिन वो भाई आराम से चल जाता था, क्योंकि सामूहिक परिवार था, उसको किसी तरह की चिंता नहीं होती थी। 4 भाई उसका सहयोग करते थे। लेकिन अब आज के समय में कुछ बातें ऐसी हैं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इतना ही इशारा देना चाहता हूं कि आज सिर्फ हमें हमारा परिवार, हम दो, हमारे दो दिखते हैं। अरे इससे बाहर निकलिए मेरे भाइयों। समाज के जो ऐसे कार्य हैं जिनमें हम सहयोग कर सकते हैं, अब ये ज्ञान केंद्र हमारा बना है, ये ऐसे ही थोड़ी बना है, ये आप जैसे लोगों के सहयोग से ही बना है। हम इस तरह के सहयोग करें, सहयोग करते हुए हम समाज के अंतिम पायदान में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने का काम करें, उनको सहयोग करके हम उनके ऊंचा उठाने का काम करें। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का उनको लाभ कैसे मिले, इसे हम लेकर के जाएं, ताकि, क्योंकि आने वाले समय में चुनौतियां हैं। चुनौतियां यह हैं कि दुनिया के अंदर भारत
अर्थव्यवस्था में 12वें पायदान पर था, 11वें पायदान पर आया, पहले फिर 5वें पायदान पर आया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और अब 14वें पायदान पर आ गया और तीसरे पायदान पर आने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। हमने दुनिया में भी डंका बजाना है। मैं विशेषकर युवाओं से कहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ, और 21वीं सदी भारत की होगी। उस नरेंद्र ने कहा था, इस नरेंद्र ने करके दिखाया है। और आपके माध्यम से मैं इतना भी कहना चाहता हूं, आप सब लोगों का सहयोग रहेगा, आपका समर्पण रहेगा, तो आने वाले समय में राजस्थान भी विकसित होगा, भारत भी विकसित होगा, हमारा जिला भी विकसित होगा, हमारा गांव भी विकसित होगा, और हमारा दुनिया में डंका बजाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 2014 के बाद देश के परिवर्तन की स्थिति आपने देखी है, और वो परिवर्तन की स्थिति में इसलिए कहता हूं कि आप देख रहे हैं, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास की योजनाएं हो, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये सभी आप देख रहे हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि यहां के विद्यार्थी ज्ञान विज्ञान के साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारियों को भी आत्मसात करेंगे, ताकि वे न केवल राजस्थान बल्कि संपूर्ण भारत में और विश्व में अपने आप को गौरव करें। आज फिर धन्यवाद देना चाहता हूं मैं विप्र फाउंडेशन को कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है, और आपको भी देना चाहता हूं कि जो आपने इतना सहयोग किया है, आज आप इतने इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलिए भगवान परशुराम की, बोलो बंसी वारे की, गिरिराज धरन की।